कैसे हो सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बुद्धि। हालांकि बुद्धि के कई सिद्धांत दिए गए हैं, कई बातें बताई गई है। आज के इस सेशन में हम हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को देखेंगे, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए हैं? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने किए हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि के 9 प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धि मानी जाती है? तो 8 प्रकार की बुद्धि मानी जाती है। तो प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कहेगा तो 8 प्रकार से, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कहेगा तो 9 प्रकार से। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कई प्रकार से होती है। यह कोई एक क्षमता नहीं, बल्कि कई प्रकार के बुद्धि का क्या होती है? संयोजन होती है। अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। पहली बुद्धि कौन सी है? तो इन्होंने हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बताया कि पहली बुद्धि एक बुद्धि होती है भाषाई शाब्दिक बुद्धि। यानी इस प्रकार की बुद्धि जिस व्यक्ति में पाई जाती है वह बुद्धि वकील, कवि, पत्रकार, यानी जिसमें भाषा के ऊपर पकड़ पूरी होती है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कवि, वकील, पत्रकार के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो हार्वर्ड गार्डनर महोदय के अनुसार शाब्दिक भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जैसे हमारे एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुद्धि को हम सलाम करते हैं। यह एक वैज्ञानिक ही नहीं, राष्ट्रपति भी बने थे, देश के एक अनमोल रत्न के रूप में है। तार्किक गणितीय बुद्धि जैसे अकाउंटेबल, बैंकर, साइंटिस्ट, इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी तर्क करने की क्षमता, कैलकुलेशन करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। अस्थानिक बुद्धि। अस्थानिक बुद्धि क्या है? तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेना। जो व्यक्ति बना लेता है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? अस्थानिक बुद्धि होती है। जैसे कोई भी चीज़ को देख लेगा, उसमें मूर्तिकार मूर्ति अपने दिमाग में ही छाप बना लेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे काट के ऐसे मूर्ति हम बना लेते हैं। जैसे मूर्तिकार हो गया, चित्रकार हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इन सब के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो अस्थानिक बुद्धि पाई जाती है। एक बुद्धि होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत पाई जाती है वह व्यक्ति के शरीर क्रिया, मतलब दौड़ धूप, मारपीट, इन सब में बहुत तगड़े होते हैं। शारीरिक गति को देने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। जैसे अभिनेता होते हैं, डांस यानी शरीर से ही अपनी क्रियाएं करते हैं। अभिनेत्री हो गए, एथलीट हो गए, डांसर हो गए, इन सभी के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि है संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि जिस व्यक्ति में या जिस महिला में जिस बीच पाई जाती है वह जैसे संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल सिंगर हो गए, इंटरटेनर हो गए, इन सब के अंतर्गत कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि अंतवैयक्तिक बुद्धि। अंतवैयक्तिक क्या बुद्धि होती है? यह बुद्धि जिस व्यक्ति के अंतर्गत होती है या जिस व्यक्ति में होती है वह दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को कैसे अपनी बातों में उलझाना है, ये सभी के पास जिस व्यक्ति के पास होती है वह अंतवैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेता हो गए, चुनाव आता है तो कहेंगे हम नेता नहीं, आपका बेटा हूँ। और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके भी अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? अंतवैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। मदर टेरेसा भी एक सामाजिक महिला थी, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो जाती थी अंतवैयक्तिक बुद्धि।
अगली है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अंतःवैयक्तिक बुद्धि क्या है? इसके द्वारा खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, खुद के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए इसके बारे में पता चलता है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि जैसे आध्यात्मिक गुरु हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, यानी खुद के साथ कैसे रहना है, कैसे हम रह सकते हैं, ऐसे जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि पाई जाती है या सोचने की क्षमता होती है उसे हम कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक होती है प्रकृतवादी बुद्धि। प्रकृतवादी जिस व्यक्ति के अंदर यह बुद्धि पाई जाती है वह प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर थे, महादेवी वर्मा थी, किसान हो गए, यह सब किसके नज़दीक रहना चाहते हैं? प्रकृति के नज़दीक रहना चाहते हैं। इसलिए इनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो प्रकृतवादी बुद्धि पाई जाती है। कैसे हो आप सब लोग? आज के सेशन में हम बात करेंगे अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के निवासी थे? तो कनाडा के मूल निवासी थे। और अल्बर्ट बंडूरा ने कौन से सिद्धांत दिए हैं? तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बच्चा सामाजिक मान्य को अपनाता है और सामाजिक अमान्य को नकारता है। इन्होंने बताया कि बच्चा सब कुछ जो कुछ भी सीखता है अपने समाज से ही सीखता है। जैसे कोई छोटा बालक होता है, अगर कोई रिश्तेदार आते हैं, पैर टच करना, नमस्कार करना ये सब नहीं करते तो उसको मम्मी पापा मारते हैं और कहते हैं बेटा ऐसा करना चाहिए, तो वह उस प्रकार से क्रिया करने लगता है। कोई आता है बाहरी व्यक्ति तो नमस्कार करना ये सभी करने लगते हैं। यानी जो चीज़ बच्चे समाज से ही इंटरेक्ट करके सारी चीज़ें सीखते हैं। इन्होंने बताया कि समाज में जो मान्य व्यवहार होते हैं उसको बच्चे अपना लेते हैं और जो अमान्य व्यवहार है उसको क्या करते हैं? नकार देते हैं। और इस सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं। कौन कौन से अन्य नाम हैं? उन सभी नामों को हम देखते हैं। इस सिद्धांत को अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकरण करना भी कहते हैं, यानी इसमें अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। मॉडलिंग करना यानी कॉपी करना, बच्चे जो कुछ भी सीखते समाज से सीखते हैं, कॉपी करके सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। मम्मी पापा की जो क्रिया होती है वही सारी क्रिया अपने करते हुए सीखते हैं। जो भाषा बोली जाए तो वही भाषा भी सीख लेते हैं। इसलिए इसे अनुकरणात्मक सिद्धांत या मॉडलिंग यानी कॉपी करना भी कहा जाता है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने किस पर प्रयोग करके दिए थे? तो एक बेबी डॉल थी, उस पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। एक बेबी डॉल, एक बच्ची थी, उसको 3 मूवी दिखाई गई। कुछ बच्चे थे, कुछ बच्चों को 3 मूवी दिखाई गई और जिसमें से एक फेमस कहानी है। एक मूवी थी प्यार वाली, दूसरी मूवी थी समाज वाली और तीसरी मूवी थी हिंसा वाली। जब बच्चे को प्यार वाली मूवी दिखाई गई तो बच्चों ने बेबी डॉल से प्यार किया, पुचकारा, प्रेम किया। और जब दूसरी एक सामाजिक मूवी दिखाई गई तो बच्चे बेबी डॉल क्या की, बेबी डॉल को यानी सामाजिक रूप से कार्य करने लगी। जैसे डॉक्टर सामाजिक रूप से इलाज करता है, सबकी सेवा करता है, उसी प्रकार से बच्ची क्या करने लगी? बेबी डॉल का इलाज करने लगी, सामाजिक रूप से कार्य करने लगी। वहीं जब एक तीसरी मूवी हिंसा वाली उस बच्ची को दिखाई गई तो वह बेबी डॉल की गर्दन मरोड़ कर क्या कर दी? तोड़ दी। इसी से इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए अल्बर्ट बंडूरा महोदय कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं समाज से ही इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया किसी चीज़ को सीखने के लिए 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से वो 4 स्टेप होते हैं? पहला अटेंशन यानी अवधान, दूसरा धारणा यानी रिटेंशन, तीसरा पुनरुत्पादन, चौथा अभिप्रेरणा। यानी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चा पहले अवधान में आ जाता है। जैसे आप सभी लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम पास करने के लिए पहले टेंशन में आए, फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सबको सर्च मारे कहाँ से पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए।
तो इस YouTube चैनल पर आ गए तो यहाँ से धीरे धीरे आपको डाटा मिलने लगा। उसके बाद पुनरुत्पादन, फिर उस पर क्या करने लगे, कार्य करने लगे। ये धारण कर लिए कि हाँ हमको यही पढ़ना है, ये सारी चीज़ें देखना है। फिर उसका पुनरुत्पादन किए, यानी फिर से देखे क्या ये सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या यहाँ से सीटेट में प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद देखे हाँ यहाँ से आ रहा प्रश्न, ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यानी अभिप्रेरणा मिला, मोटिवेट हुए। तो मोटिवेट होने के बाद फिर क्या किए और इस पर कार्य करना स्टार्ट कर दिए। जय हिंद, कैसे हो आप सब लोग। आज का सेशन जीन पियाजे महोदय के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित होने वाला है, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सीटेट का ऐसा कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता जिसमें जीन पियाजे महोदय नहीं पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन जिसको भी सीटेट का एग्ज़ाम देना है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उसके हर पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे महोदय कौन से सिद्धांत दिए थे, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने किस पर प्रयोग करके दिए थे, तो अपने बच्चों पर और अपने पास पड़ोस के बच्चों पर अध्ययन करके इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। अब आगे देखते हैं, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जीन पियाजे महोदय ने। और इन्होंने प्रयोग तो हमने बता ही दिया, अपने 3 बच्चों और आसपास के बच्चों पर संज्ञान या ज्ञानात्मक या मानसिक विकास का अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बच्चों की हर अवस्था के बारे में देखा और अवस्था के बारे में देखते हुए इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किए। यह विकास से संबंधित सिद्धांत था, यानी बच्चा जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसी अनुसार बच्चे का विकास होता है, इसीलिए इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और जिस हिसाब से बच्चे का विकास होता है उसी हिसाब से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है, इसीलिए इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे मानते थे कि बच्चे जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पियाजे क्या बताएं, ये डिफिनीशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बोला कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में बच्चे क्या करते हैं, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न पूछ सकता है, पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है या अधिगम। तो यहाँ से डिफिनीशन से याद कर सकते हो कि जीन पियाजे महोदय बच्चों के विकास से संबंधित अध्ययन करके संज्ञानात्मक विकास दिया। उन्होंने पहले विकास पर जोर दिया, तो इसीलिए ये ट्रिक से याद कर सकते हो कि पियाजे महोदय ने बताया कि विकास पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। इन्होंने एक डिफिनीशन भी दी है, यह डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना। इन्होंने बताया बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्या करते हैं, अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये डिफिनीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने जो बच्चे के कॉन्सेप्ट दिए थे यानी संज्ञानात्मक विकास का, उसको किस स्टेज से कैसे कैसे बच्चे संज्ञानात्मक यानी ज्ञान को सीखते हैं, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से
डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे पहले हम इसको समझने से पहले कुछ वर्ड को देखेंगे। वह वर्ड जो है डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अनुकूलन क्या है, इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? तो अनुकूलन कहलाता है। इसकी दो प्रक्रिया होती है। तो अनुकूलन क्या है? वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो मम्मी के पास ही रहता है और वहाँ पे बहुत सारे खिलौने रखे होते हैं। जैसे आजकल मॉडर्न में चल रहा है टेडी बियर, तो टेडी बियर रखा होता है और उसके बारे में वो क्या करता है? कॉन्सेप्ट बना लेता है और ढाल लेता है, हाँ हम इसके साथ रहते हैं और यह जो है कुछ नहीं करता है और रहता है। उसके बाद समायोजन है। समायोजन को इंग्लिश में कहते हैं एकोमोडेशन। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है? तो पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। क्या है? तो पहले बच्चा जो है टेडी बियर देखा था, फिर बाद में सफ़ेद कुत्ता या सफ़ेद बिल्ली देख लिया, बोला अरे मम्मी मम्मी ये तो टेडी बियर है। तो मम्मी ने उसको समझाया बेटा ये टेडी बियर नहीं है, ये क्या है? कुत्ता है। तो अपना जो पूर्व में वो धारणा बनाया था कि ये टेडी बियर है, उसमें चेंजिंग किया और वातावरण के साथ क्या किया? तालमेल बिठाते हुए कहा अच्छा ठीक है मम्मी ये क्या है? कुत्ता है। तो समायोजन क्या है? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। जीन पियाजे की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? बाल विकास की भाषा। और पियाजे ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्था है? पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। 0 से 2 वर्ष तक के बालकों में क्या पाई जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, आँख, ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती है? 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इसी के माध्यम से क्या करता है? बच्चा सीखता है। और बच्चे के अंदर जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, संवेदी पेशी अवस्था, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायित्व का गुण आ जाता है। प्रश्न यही पूछा जाता है कि वस्तु अस्थायित्व का गुण किस वर्ष तक के बच्चों में आ जाता है? तो 0 से 2 वर्ष तक बच्चे। और बच्चा वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या है? कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देता है, जिससे वह छुपी हुई वस्तु को भी क्या कर लेता है? ढूंढ लेता है। जैसे यहाँ पे चाबी बच्चों को ज़्यादा पसंद रहती है, और कभी देखना जो बच्चे होते हैं वो कहीं भी अपना एक स्थान पर अपनी सारी जो भी वस्तुएं लेते हैं वहीं पे ले जा कर के रखते हैं। तो अगर बच्चा चाबी ले लिया, उसे बोले बेटा चाबी किधर है, लेके आओ, तो जाएगा वहीं से चाबी निकाल के ले आके तुमको या अपने पापा को क्या करेगा? दे देगा। और दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। उम्र से भी पूछा जा सकता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस वर्ष से किस वर्ष तक होते हैं? तो 2 से 7 वर्ष। इंग्लिश में कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जीन पियाजे हालांकि इन्होंने बताया कि हर समय क्रिया बिल्कुल ऐसे ही होती है, इसीलिए इनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन अभी आलोचना को नहीं देखेंगे। कभी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इनके आलोचना को देखेंगे।
क्योंकि इन्होंने बताया हर स्टेज मतलब हर बालकों में इसी वर्ष में इसी स्टेज में होता है, इसलिए इनकी आलोचना की गई। जबकि अपने आस पड़ोस देखोगे कुछ ऐसे ना होकर के कुछ अलग भी होता है। और इस वर्ष इस आयु में बच्चों के निम्न गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? जीववाद, जिसको कहते हैं एनिमिज्म, यानी इस स्टेज में जो बच्चा रहेगा उसके अंदर जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद क्या है कि सभी चीज़ों में वह क्या सोचता है कि जीव उपस्थित होते हैं। जैसे कोई छोटा बालक होता है, अगर वह गिर जाता है तो रोने लगता है। अगर उसके मम्मी या पापा आते हैं या कोई भी आता है, कहता है ये तुमको पैर मारे हैं या ये तुमको गिरा दिए हैं, उसको मार देते हैं 2-1 थप्पड़ और कहते देखो अभी ये भी रोने लगा, तो बच्चा हंसने लगता है। इसका मतलब सभी बच्चे के अंदर क्या पाया जाता है? एनिमिज्म यानी जीववाद का गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित, इस उम्र के बच्चों में अहम केंद्रित का भी गुण पाया जाता है। अहम केंद्रित क्या होता है? तो जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है और सभी लोग भी यही काम करें। जैसे बच्चा अगर आइसक्रीम खा रहा है तो सोचता है सभी लोग आइसक्रीम ही खाएं। अगर बच्चा गेम खेल रहा है तो सोचेगा सभी लोग गेम ही खेलें। तो इस वर्ष के बच्चों के अंदर अहम केंद्रित की भावना पाई जाती है। अगला आप पलटावी। इस वर्ष के बच्चों में आप पलटावी का गुण नहीं पाया जाता है। यानी अगर किसी बच्चे को 6 + 4 = 10 बता दोगे तो 6 + 4, अगर 4 + 6 = 10 बता दोगे तो 6 + 4 कहोगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अब इन्होंने दे दिया, यही सिद्धांत माना जाता तो माना जाता है। और इस उम्र के बच्चों में मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। यानी अगर इस स्टेज में बच्चों को सिक्का और नोट दोगे तो सिक्के को लेगा, नोट को नहीं लेगा, भले वह चाहे जितने रुपए का हो, कोई मतलब नहीं है। अगर किसी बच्चे को छोटी गिलास और बड़ी गिलास में दे दोगे और दोनों में मात्रा भले ही बराबर हो तो वह बड़ी गिलास को ही लेगा, छोटी गिलास को नहीं लेगा। और अगर किसी बच्चों को इस स्टेज में स्कूल ले गए तो वह बच्चा अकेले स्कूल से घर नहीं आ पाता है। आगे है केंद्रीकरण। इस स्टेज में बच्चे को अंदर केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। अब केंद्रीकरण क्या होता है? तो केंद्रीकरण मतलब ये होता है जब बच्चा सारी चीज़ों को छोड़ करके किसी एक गुण पर विशेष ध्यान देने लगता है, उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। जैसे सभी के पास पेन होता है, अगर पेन को लिखने के लिए ही केवल प्रयोग करोगे तो वहाँ पे केंद्रीकरण होगा। लेकिन अगर वहीं पेन को लड़कियां जूड़ा बनाने के काम में करती हैं, बाल में लगा देती हैं, यानी द्वितीय काम भी होने लगा, उसे हम केंद्रीकरण नहीं कहेंगे। जैसे बच्चे को मोबाइल अगर मिल जाएगा तो केवल गेम ही खेलेगा, उसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो क्या करेगा? निगलेक्ट कर देगा, केवल गेम पे ही ध्यान देगा। इसलिए इसमें क्या इस वर्ष के बच्चों में क्या पाया जाता है? केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है और इसे इंग्लिश में कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में आप पलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार संरक्षण, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसके पहले इन सब में कॉन्सेप्ट का गुण नहीं होता है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है? कॉन्सेप्ट का गुण आ जाते हैं। और इसमें आगमनात्मक तर्कणा, यानी किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में सोचने लगना, विचार करने लगना, आगमनात्मक तर्कणा इस स्टेज में सोचने लगता है। यानी अगर पेड़ देखता है तो बोलता है हाँ पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन
देता है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी बिना देखे किसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है, और इसमें निगमनात्मकता तर्कड़ा भी आ जाती है, यानी इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। पेड़ जरूरी है कि नहीं है उसके बारे में सोचने लगता है, यानी निगमनात्मक सोच का विचार किस में होता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक के बालकों में होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के, और इस विधि से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन सकता है, और ये सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है सेशन। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। समस्या समाधान विधि, पहली विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। इस विधि में पाठचर्या लचीली, परिवर्तनशील व संक्षिप्त होती है। समस्या समाधान विधि प्रगतिवादी शिक्षण पर आधारित है, और इसमें बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है। अगर बालक को सक्रिय अधिगमकर्ता माना जाता है, यानी ये पॉजिटिव विधि है, क्योंकि इसमें बच्चों को समस्या दे दिया जाता है और बच्चे अपने हिसाब से समस्या का समाधान ढूंढते हैं। अगर बच्चे को सक्रिय किया जाए, बच्चे को खुद करने पर जोर दिया जाए और खुद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो यह विधि वैसे भी कैसी रहेगी? पॉजिटिव विधि रहेगी। और बालक को पूर्व अनुभव के आधार पर ज्ञान निर्माण करता है, और भी पॉजिटिव है ये। इसमें क्या है, बालक, अगर साइकोलॉजी यही कहता है, अगर बालक को पढ़ाना है तो पूर्व ज्ञान से रिलेट करके बताओ, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो समस्या समाधान विधि में भी बालक को सक्रिय मानकर सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में माना जाता है, पूर्व अनुभव के आधार पर माना जाता है, और यह विधि लचीली, परिवर्तनशील व संक्षिप्त भी होती है। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि के जनक आर्मस्ट्रांग, 1 नंबर यहीं से बन जाएगा। और ह्यूरिस्टिक शब्द जो है एक ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। ह्यूरिस्टिक शब्द कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, जिसका क्या अर्थ है? मैं खोज करता हूँ, यानी बालक इसमें खुद सक्रिय रहेगा, खुद खोज करेगा। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखकर स्वयं किसी तत्व को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या है, वातावरण दे दिया जाएगा। यहाँ तक एनसीएफ में भी कहा जाता है, जो टीचर होता है एक सुगमकर्ता के रूप में होता है, और सुगमकर्ता के रूप में होता है, यानी बच्चों को जो है कार्य करने दिया जाए। बच्चा अपने आप से जब कार्य करेगा, सक्रिय रहेगा और वातावरण पा जाएगा, तो कार्य करेगा। और किसी तत्व के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शन होता है, यानी एक सुगमकर्ता होता है। अगली विधि प्रयोजना शिक्षण विधि। कौन सी? प्रयोजना शिक्षण विधि। इसके जनक किलपैट्रिक महोदय, ये जॉन डीवी के शिष्य हैं। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? तो जॉन डीवी के शिष्य भी हैं। और यह किस विधि के जनक है? तो परियोजना विधि के जनक हैं। परियोजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लग्न के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। प्रोजेक्ट विधि में सभी विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित है। अगर एनसीएफ या एनईपी भी कहता है कि बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाया जाए जो उसके डेली लाइफ से संबंधित हो, तो ये परियोजना शिक्षण विधि भी कहती है कि जो प्रोजेक्ट दिया जाए वह वास्तविक जीवन से क्या हो, संबंधित हो।
संबंधित समस्या को हल खोज निकालने के लिए है। यानी बालक के सामने कोई समस्या दे दिया जाएगा और उसका वह क्या करेगा, खोज निकालेगा, जिसे पूर्ण स्वाभाविक परिस्थितियों में सामाजिक वातावरण में ही पूर्ण किया जाता है। अगली विधि है कहानी शिक्षण विधि। हालांकि अब कहानी तो कोई सुनाने वाला रहा नहीं गया, नहीं तो पहले कहानी दादा दादी नाना नानी ये सब बैठ कर सुनाते थे, और इस सब का अब तो ज़माना मतलब स्थान मोबाइल ले लिया है। कहानी शिक्षण विधि क्या है? तो कहानी शिक्षण विधि में यह छोटी क्लास में शिक्षण के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि अगर बड़ी क्लास है तो कहानी किसको किसको सुनाओगे, छोटी क्लासों के लिए यह क्या है, उपयुक्त है। इसमें बच्चों को कहानी के रूप में शिक्षा देते हैं। बच्चों को किस रूप में शिक्षा देते हैं? कहानी के रूप में शिक्षा देते हैं। इस विधि में बालक में ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि कहानी सुना करके बच्चों सभी को कहानी अच्छी लगती है। अगर कोई भी छोटा बच्चा होगा वह कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, भूतई कहानी हो गई, पता नहीं कितने कितने कहानी आ गई हैं, तो कहानी देखने में बच्चों को अच्छा लगता है। इसलिए कहानी के आधार पर ज्ञान एवं शिक्षा का प्रसार आसानी से किया जा सकता है। अगली विधि है विचार विमर्श विधि या सामूहिक चर्चा विधि। इस विधि में सभी बच्चों को एक साथ करके विचार विमर्श के रूप में सिखाया पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जैसे कोलाबोरेशन नहीं है, समूह में बैठ करके पढ़ना, समूह में रह करके सीखना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो विचार विमर्श विधि या सामूहिक चर्चा विधि के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कुछ बालक की किसी विषय पर भाषण देते हैं तथा शिक्षक की अध्यक्षता में भाषण देते हैं। विचार विमर्श वैसे भी लग रहा वह अपना मंतव्य रखेगा, वह अपना विचार रखेगा, वह अपना कुछ बातें रखेगा। इसी प्रकार और कुछ बालक कुछ व्यक्ति होते हैं जो अपना किसी विषय पर भाषण भी देते हैं। किसी एक विषय समस्या के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में भाषण दिया जाता है। अगली विधि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है खेल विधि। खेल विधि के जनक फ्रोबेल महोदय हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों को क्या करके सिखाया जाए, खेल खेल से सिखाया जाए, और खेल खेल से सिखाया जाएगा तो बालक इंटरेस्ट भी लेगा, और यह इम्पॉर्टेंट विधि भी है। प्रश्न पूछा जाता है कि खेल खेल विधि से किस विधि में सिखाया जाता है? तो खेल विधि में। बालक में समायोजन शक्ति, शारीरिक शक्ति एवं मानसिक क्षमता का विकास खेल विधि से होता है। खेल विधि से बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं और शरीर की सभी क्रियाएं भी होती रहती है अच्छी तरह से, मानसिक विकास भी होता है। इसलिए यह विधि जो है इम्पॉर्टेंट विधि है। और खेल विधि में गेंद के खेल को प्रमुखता दी जाती है। एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि खेल विधि में किसको प्रमुखता दी जाती है? तो गेंद के खेल को प्रमुखता दी जाती है। नोट एक पॉइंट याद रखना, फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली की स्थापना की थी। आजकल जो मॉन्टेसरी स्कूल हो गए, इंग्लिश मीडियम हो गए, उसमें देखेंगे बढ़िया बढ़िया चित्र बने रहते हैं, कलाकारी हुई रहती है। तो ये सब किससे संबंधित है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। और इसको किसने किया है? तो फ्रोबेल महोदय ने ही इसको किंडरगार्टन प्रणाली को किया है। अगली विधि प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। इस विधि के जनक जॉन डेवी महोदय हैं, और इसे विकसित करने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो किलपैट्रिक को। विकसित किसने किया? किलपैट्रिक ने। और इसके जनक कौन है? तो जॉन डेवी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि में वास्तविक स्थिति में करने के लिए अधिक अस्थायी होता है। यहाँ अस्थायी नहीं रहेगा, अस्थायी रहेगा। अगली विधि है शिक्षण विधि की आगमन विधि। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है। आगमन और निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि हैं। शिक्षण विधियाँ में पहली विधियाँ हैं
मान लेते हैं इसका। आगमन विधि, आगमन विधि के जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। आगमन विधि के जनक अरस्तु महोदय। और इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि आगमन विधि में कैसे नियम, अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित विधि है। कोई भी विधि जो छात्र केंद्रित विधि होती है वह विधि पॉजिटिव होती है। तो यह विधि छात्र केंद्रित विधि है, यानी छात्र के अनुसार ही सब कुछ होगा, छात्र का जैसा दिमाग रहेगा उसी प्रकार होगा। जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बोल नहीं यहाँ पे रहेगा, बल देती है। तो कौन सी ऐसी विधि है जो करके सीखने पर बल देती है? तो आगमन विधि। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है? तो मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में तर्क करते हुए, ये जो अभी बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, टेट, सी टेट, बिहार टेट, एच टेट, जे टेट, यू टेट, हर में ये पॉइंट पूछे जाएंगे। तो आगमन विधि में पहले उदाहरण समझाया जाता है, उसके बाद नियम की ओर जाया जाता है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल वस्तुओं को पहले दिखाओगे, बड़ी वस्तुओं के, उसके बाद छोटी वस्तुओं में क्या करोगे? जाओगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि किससे किस की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। किधर की? ज्ञात से अज्ञात, यानी पहले ज्ञात वस्तुओं को बताया जाता है फिर अज्ञात वस्तुओं को बताया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त की वस्तुओं को दिखाई जाती है उसके बाद अमूर्त वस्तुओं को दिखाई जाती है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, यानी पहले प्रत्यक्ष वस्तुएं दिखाई जाती हैं और उसके बाद सिद्ध करने की तरफ हम लोग चलते हैं। अगली विधियां है निगमन विधि। इसके भी जनक कौन है? तो अरस्तु महोदय हैं। और आगमन विधि का विपरीत विधि कौन सी है? तो निगमन विधि है। और इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है, इसके पश्चात उदाहरण देकर नियमों को समझाया जाता है। जबकि आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता था फिर नियम दिया जाता था। निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, यानी शिक्षक जैसे चाहेगा उसी प्रकार करेगा, इसलिए इसको निगेटिव भी विधि मानते हैं। और जबकि आगमन विधि में बाल केंद्रित यानी छात्र केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित वह होता है, शिक्षक केंद्रित को निगेटिव मानते हैं और राजतांत्रिक मानते हैं, निगेटिव टैगवर्ड के रूप में भी मानते हैं। निगमन विधि, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि में क्या होता है? तो सारे नियम के कौन सिखाता है? शिक्षक। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है और ये इम्पॉर्टेंट है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर निगमन विधि में और सूक्ष्म से स्थूल की ओर, जबकि आगमन विधि में क्या था? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कन्फ्यूजन नहीं होना, उसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, जबकि निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। उसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर था और इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी पहले अज्ञात वस्तु बताई जाएगी फिर ज्ञात वस्तु बताई जाएगी निगमन विधि में। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक महोदय और यह अनुभव केंद्रित विधि होती है। यह बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल
स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। हालांकि इसको हमको लगता है ऊपर देख लिए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी इसमें मिलेगा, इसलिए हम इसको देखते हैं। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं का भी समाधान कर सके। प्रोजेक्ट विधि में कोई समस्या दी जाती है और बच्चे उस समस्या को हल करके क्या करते हैं, आते हैं। यह एक बाल केंद्रित शिक्षा है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं। इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। अगली विधि है प्रत्यक्ष विधि। ये भी इम्पोर्टेंट विधि है। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। जैसे जो मातृभाषा होती है उसमें ना कोई व्याकरण दिया जाता है, ना कोई टीचर सिखाने वाला होता है, ना कोई स्कूल होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में वह विधि है जिसमें बालक स्वयं रह करके सीख लेता है और किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे छोटा बालक मातृभाषा को सीख लेता है बिना किसी के सहयोग से। इस विधि में बालक की मातृभाषा होती है और उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर सीखने पर जोर दिया जाता है। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किसी को करना रहता है, जब तक इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है कि जो है सामने रहकर यानी प्रत्यक्ष रह कर के सीख सकते हो, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस सामग्री का? तो श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी विधि है। इस पद्धति का मुख्य सिद्धांत यह है कि जिस प्रकार बालक श्रवण एवं अनुकरण कर द्वारा मातृभाषा सीख लेता है, उसी प्रकार दूसरी भाषा भी क्या करता है, सीख सकता है प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत। अगली विधि है विश्लेषण विधि, एनालिसिस मेथड। विश्लेषण विधि के जनक कौन है? तो हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। जिस प्रकार आगमन विधि के विपरीत निगमन विधि है, ठीक उसी प्रकार विश्लेषण विधि के अन्य विधि विपरीत विधि संश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में किसी भी समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ करके अध्ययन व समीक्षा करते हैं और इसे हल किया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त गणितीय प्रक्रिया अपनाते हैं। विश्लेषण विधि में क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में किसी समस्या को तोड़ करके हल करते हैं और इसमें गणितीय प्रक्रिया को क्या करते हैं, अपनाते हैं। अगली है संश्लेषण विधि। अब विश्लेषण का ही विपरीत विधि है। इसके भी जनक एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे का पूरक होती हैं। कोई भी चीज़ को बताना हो संश्लेषण विधि से पहले बताओगे, फिर विश्लेषण से विधि से करके बताओगे, या विश्लेषण विधि से बताओगे फिर लास्ट में संश्लेषण विधि से उसको समझाना पड़ेगा। यानी छोटे छोटे भागों में किसी चीज़ को समझा दोगे, फिर उसको एक ग्रुप में करके समझाना पड़ेगा। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है और इस विधि का प्रयोग प्रायः ज्यामिति में किया जाता है। किसमें? तो ज्यामिति में किया जाता है। प्रोफेसर यंग के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि द्वारा स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ये किसने कहा है? तो प्रोफेसर यंग महोदय ने कहा है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा भी गया है, ये किसने कहा है। अगली है व्याख्यान विधि।
व्याख्यान विधि वैसे निगेटिव टैगवर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं, हालांकि उच्च क्लासों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्याख्यान विधि में किसी तत्व या विषय की व्याख्या की जाती है, इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। हालांकि आप सभी को सब कुछ जो कुछ भी करना है छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित के अंतर्गत करना है। यह विधि स्मृति स्तर पर आधारित होती है। व्याख्यान विधि किस पर आधारित होती है? स्मृति स्तर पर, यानी व्याख्या देते रहो और याद करते रहो। अगली है सामाजिक विज्ञान में, मतलब इसी में व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछ सकता है किस विधि में या किस विज्ञान में या कौन से विषय में व्याख्यान विधि का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो सामाजिक विज्ञान में। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। अगली है मारिया मॉन्टेसरी विधि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी विधि है। मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, ये भी पॉइंट पूछ सकता है, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति का प्रसिद्ध है। हालांकि प्राइवेट स्कूल जितने भी देखोगे उस स्कूल में अच्छे अच्छे डिजाइन बने होते हैं और बालक देखते देखते सीख जाता है। यही विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है। और यह पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्रयोग में ली जाती है। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया। चिकित्सा के समय शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद समान बुद्धि के बालकों के लिए भी उपयोग में लाई जाने लगी। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक को सर्वाधिक विकास होना चाहिए। अगली विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है। डाल्टन विधि के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कस्ट। इसको याद रखना, नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है तो कंफ्यूज में हो जाते हैं सब लोग। इस विधि का निर्माण कक्षा में होने वाले शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता था। डाल्टन विधि में अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ असाइनमेंट निश्चित कार्य के रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें विद्यार्थी को दिए हुए समय के भीतर करके ले आना होता है। और डाल्टन विधि में जैसे प्रोजेक्ट विधि है वैसे ही एक प्रकार समझ ले सकते हैं क्या है डाल्टन विधि। इस प्रकार इस विधि द्वारा कार्य करने में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए यह विधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगली है भाषा संसर्ग विधि। यह एक अव्याकृत विधि के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। भाषा संसर्ग विधि प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि मकाम में लाई जाती है, क्योंकि यह भाषा की शुद्धता के प्रयोग पर बल देती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में, जहां से सीटेट में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं और ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई भी एग्ज़ाम देना है तो बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर बेसिक पढ़े रहोगे तो उससे क्वेश्चन को हल कर सकते हो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन आता रहेगा। तो आज का सेशन होने जा रहा है एरिक्सन महोदय के मनोसामाजिक सिद्धांत पर। मनोसामाजिक सिद्धांत को इंग्लिश में कहते हैं साइको सोशियो डेवलपमेंट। एरिक्सन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया मनोसामाजिक सिद्धांत, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि
बच्चों में व्यक्तिगत पहचान कैसे होती है और इनके अकॉर्डिंग पूरा जो मानव का जीवन काल होता है या पूरी लाइफ जो होती है कितने स्टेप से होकर गुजरती है, तो 8 स्टेप से होकर गुजरती है। हालांकि ये वीडियो सीटेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी जो व्यक्ति अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहता है या फिर अपनी लाइफ के बारे में देखना चाहता है, समझना चाहता है कि किस स्टेज में क्या क्या होता है, और ये चीज़ होना लाजमी है। और यंग की अगर बात करें तो नवयुवक जो होते हैं उनके ये वीडियो और भी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि कुछ बातें होती होना वो लाजमी होता है, वो सबके साथ होता है। तो ये जो किशोरावस्था होता है उन सभी चीज़ों को समझ नहीं पाता है, बल्कि किसी दूसरे के भरमाने पर वह भ्रमित हो जाता है। तो इसलिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट है लाइफ को समझने के लिए। तो इनके अनुसार पूरे लाइफ को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विश्वास बनाम अंधविश्वास, जो 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालकों में के अंदर आने वाले बालकों में क्या पाया जाता है, तो विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास क्या है, तो जिन बच्चों के माता पिता से प्यार मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है, और दूसरी तरफ जिस बच्चों के माता पिता का प्यार नहीं मिलता है उसमें वह रोना बिलखना बच्चा क्या कर देता है, शुरू कर देता है। इस क्रिया में बच्चों में अविश्वास उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार पहली अवस्था कौन सी है, विश्वास बनाम अविश्वास, जो 1.5 वर्ष से 0 से लेकर 1.5 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा उम्र से भी बन सकता है, पहला स्टेज क्या है इससे भी बन सकता है, और पहले स्टेज में क्या कहा गया है उससे भी बन सकता है। दूसरा स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा शक। यह 2 वर्ष से 3 वर्ष तक के बालकों में पाया जाता है। मैंने अभी बोला, अब इसमें देखते हैं स्वायत्तता का अर्थ क्या है। तो स्वायत्तता का अर्थ है स्वयं से, अर्थात जब बच्चे खुद से खाना पीना कपड़ा पहनना पसंद करने लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा बनाम शक। यहाँ पहले छोटा बच्चा होता तो छोटे बच्चों को पहनाना पड़ता था कपड़ा, खाना खिलाना पड़ता था, और इस स्टेज में जब बच्चा 2 से 3 वर्ष तक का हो जाता है तो खुद ही करने लगता है, सोचता हमको कोई और कपड़ा ना पहनाए, मैं खुद ही अपने आप से पहन सकता हूँ। तीसरी स्टेज है पहल बनाम दोष। क्या है, पहल बनाम है या दोष है, जो 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के अंदर क्या पाया जाता है, तो पहल बनाम दोष। इसमें क्या होता है, तो जब बच्चा 3 से 6 वर्ष तक का होता है तो बच्चे में समझने की क्षमता थोड़ा विकसित हो जाती है, यानी समझने की क्षमता का विकास हो जाता है, और जिज्ञासा भी बढ़ जाती है। जिज्ञासा क्या होता है, तो किसी चीज़ को पाने की लालसा, किसी चीज़ को समझने की लालसा, इन सभी को क्या कहा जाता है, तो जिज्ञासा कहा जाता है। और वह बहुत ही उत्सुक हो जाता है। छोटा बच्चा को देखोगे वह हमेशा पूछता रहता, मम्मी ये क्यों, पापा ये क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी उत्सुकता हो जाती है। और दूसरी तरफ जब माँ बाप उसकी उत्सुकता को दबा देते हैं या उसे डांट देते हैं, उसमें दोष भाव उत्पन्न हो जाता है। तो अगर कोई बालक कुछ भी उत्सुक करने के लिए तोड़ फोड़ करता रहता है, तो अगर मम्मी पापा उसको डांट देते, बेटा ऐसा तोड़ना फोड़ना नहीं है, मारने लगते हैं, मार देते हैं, तो बच्चा के अंदर क्या दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी वह सोचने लगता है कि मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ी है, या मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो गड़बड़ है। ऐसे मेरे भी स्टेज में हुआ था, या किसी और अवस्था में ये नॉर्मल है, सबको अंदर होता है।
अगर देखा जाए सब लोग तैयारी करते हैं, फार्म कुछ ही निकलते हैं, तो सबका सिलेक्शन तो होना नहीं है। तो धीरे धीरे उम्र बढ़ती रहती है, तो किशोरावस्था में भी सबके अंदर यह आ जाती है, मतलब खुद में ही दोष है जिससे ये नौकरी नहीं मिल रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये छोटे बालकों का दोष है, और बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, ऐसा नहीं करना है। तो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार तीसरी स्टेज क्या है? पहल बनाम दोष। चौथी स्टेज है परिश्रम या उद्यमहीनता। क्या है चौथी स्टेज? परिश्रम या उद्यमहीनता। यह 6 साल से 12 वर्ष तक के बालकों में पाई जाती है, और यह उत्तर बाल्यावस्था भी होती है। इस आयु में बच्चा माँ बाप का हर काम करने की कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपने बच्चों का कोई काम नहीं दिए है, तो उसे बच्चों को काम करने की क्षमता कम है, तो उसी काम को नहीं कर पाएगा, इसलिए उसमें हीनता आनी शुरू हो जाती है। यानी इस स्टेज में कोई बच्चा, उसको अगर आप काम दोगे वह नहीं कर पाएगा, तो वह हीन भावना में हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर कोई कमी है, ये चीज़। जबकि अगर इस स्टेज में बालक कोई हीन भावना हो रहा है, उसको मोटिवेट करिए, उसको आगे बढ़ाइए। बिल्कुल यही स्टेज किशोरावस्था में भी होता है। नहीं एग्ज़ाम पास हो पाते हैं तो सबके अंदर परेशानी आने लगती है, घर वाले भी बोलते डांटते रहते हैं, परिवार वाले भी बोलते हैं, अगर कोई पास पड़ोस को भी डांटता बोलता है, अरे इनका लड़का फलाना कितना दिन से पढ़ा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ उसमें क्या आने लगती है? हीनता आने लगती है। अगला स्टेज है पहचान बनाम भ्रांति। पांचवी स्टेज क्या है? पहचान बनाम भ्रांति। यह 12 वर्ष तक के से 18 वर्ष तक की अवस्था में पाई जाती है, और इसे हम किशोरावस्था भी कहते हैं। इस आयु में बच्चे अपनी पहचान बनाने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है। दूसरी तरफ जब बच्चे खुद का उद्देश्यपूर्ण काम नहीं करते, तो उनके पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये किसके अनुसार है? तो एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार। छठी अवस्था है आत्मीयता बनाम अलगाव। क्या है? आत्मीयता बनाम अलगाव, जो 18 से 35 वर्ष तक की बालकों में होता है। और बालक क्या, तो व्यक्ति हो गए ना, इसे पूर्व वयस्कावस्था भी कहा जाता है। आत्मीयता में आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, यानी इस स्टेज में आने के बाद क्या करता है? दूसरों से क्या करता है? घनिष्ठ मित्रता बनाता है, और घनिष्ठ संबंध होने की वजह से वह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहता है, जिसे आत्मीयता कहते हैं। आत्मीयता क्या है? कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घुल मिल के रहना, यानी आत्मा से आत्मा का मिलन होना, इसे हम कहते हैं आत्मीयता। दूसरी तरफ जब आदमी दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाता, तो वह सबसे अलग रहता है, जिसे अलगाव कहते हैं। अगर कोई बालक, कोई व्यक्ति, अब तो व्यक्ति हो गया 18 से 35 वर्ष तक, अगर वह किसी से संबंध नहीं बना पाता, यानी घनिष्ठ मित्र कोई नहीं बन पाता, तो वह खुद को क्या करता है? सबसे अलग समझता है, अलगाव समझता है। व्यक्ति की 7वीं अवस्था है कौन सी? जननात्मकता बनाम स्थिरता। यह 35 से 65 वर्ष तक के व्यक्तियों में पाई जाती है, और इसे हम वयस्कावस्था भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन महोदय के अनुसार जननात्मकता बनाम स्थिरता में व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाती है? तो 35 से 65 वर्ष, या इसे क्या कहते हैं? वयस्कावस्था भी कहते हैं। जननात्मकता में हम दूसरों लोगों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए देखेंगे तो पीएम यानी राष्ट्रपति जो बनता है वह 35 वर्ष के बाद ही बनाए जाते हैं। जो न्यायाधीश बनते हैं वो भी 35 वर्ष के बाद ही बन पाते हैं, और इसमें स्टेज में दूसरों की भला करने की सोचते हैं। और दूसरी तरफ जब लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता, तो उन्हें स्थिरता आ जाती है। जैसे एक मूवी थी नायक मूवी, और उसमें अनिल कपूर इसी स्टेज में पहुँचे थे, और वह दूसरे के बारे में सोचने लगे थे। तो इस स्टेज में 35 से 65 वर्ष तक में क्या अवस्था हो जाती है? तो इसमें दूसरों के बारे में ही, दूसरों का भला कैसे हो, इसके बारे में हम सोचते हैं। और अगली स्टेज है और अंतिम स्टेज है
संपूर्णता बनाम निराशा, जो 65 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के अंतर्गत पाई जाती है और इसे हम प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। इस स्टेज में होने के बाद व्यक्ति पहले जितने काम किया है या कितने उन सब के बारे में सोचता है, उन सभी काम में कितने सफल काम हुए, कितने असफल काम हुए, उन सभी के बारे में क्या करता है व्यक्ति सोचता है। अगर उसे ज़्यादा सफलता मिली रहती है तो खुश हुआ रहता है और ज़्यादा असफलता मिली रहती है तो वह दुखी रहता है। ऐसे एक चैप्टर इंटर में था फॉरगेटिंग, और एक चैप्टर उसमें जो है बैठ के पतंग उड़ाता है एक बुजुर्ग व्यक्ति और अपने जो क्रिया हो चुका उसके बारे में सोचता रहता है। तो इसी स्टेज में वह व्यक्ति होता है। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रतिभाशाली बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चे से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताओं से ही पूछा जाता है, क्या इनकी विशेषता होती है, या प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान क्या होती है, या प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं। तो उन सभी को इसमें देखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर जो है विशाल शब्दकोश पाए जाते हैं। उनके अंदर बहुत से शब्दों का भंडार होता है। आम जितना बच्चा शब्दों का भंडार किया रहता है उससे कई गुना ज़्यादा शब्दों का भंडार प्रतिभाशाली बच्चों के पास होता है। मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है। हम साधारण बच्चा कोई भी काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, करे कि ना करे, करे कि ना करें। जबकि प्रतिभाशाली बच्चे जो हैं मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती, तुरंत वह सोच लेते हैं हाँ ये करना है तो करना, नहीं करना है तो नहीं करना है। अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, हर चीज़ की पाने की लालसा रखे रहते हैं। जो भी चीज़ करना रहता उत्सुकता के साथ करते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा। ये पा गए तो उसको पाना है, वो पा गए तो उसको पाना है, यानी कुछ ना कुछ हमेशा कुछ नया ही करना है। और इनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, तो 130 प्लस। कितनी? 130 प्लस। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर लीजिएगा। और सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और सामान्य ज्ञान को बहुत जानते हैं, और जो साधारण बच्चों की अपेक्षा सामान्य ज्ञान इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। अध्ययन में अद्वितीय सफलता। सभी बालक एक साथ अध्ययन करते रहेंगे और उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चा रहेगा वो उसका एक अलग ही रुतबा रहेगा, उसका एक अलग ही सफलता मिलती रहेगी अध्ययन में। अमूर्त विषयों में रुचि, सोचने विचारने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अमूर्त चीज़ वह होता है, जैसे जो वस्तुएं हम लोग देखते हैं वह मूर्त चीज़ होता है, और उसके बारे में सोचने का काम कौन करता है? साधारण बच्चे करते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चे कोई भी चीज़ पा जाएंगे, घंटों घंटों तक सोचते रहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, उसके अमूर्त विचारों, अमूर्त भावों को देखते रहेंगे। जैसे आम अगर देख लिए वो तो मीठा क्यों है, मिठास में क्या है, मीठा क्यों होता है, पीला होने का कारण क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में, अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। विशाल शब्दकोश होता है, वही डिक्शनरी। दैनिक कार्य में विभिन्नता, हम लोग जैसा कार्य करते रहते हैं, कोई भी काम हर व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग प्रकार से करता है। साधारण व्यक्ति या साधारण बालक उसे अलग प्रकार से करेगा और वहीं प्रतिभाशाली बालक उसे अलग प्रकार से करेगा। मानसिक क्रिया में परिवर्तनशीलता और लचीलापन, ऐसा नहीं कि मानसिक प्रक्रिया में कठोर रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते रहेगा, डिस्कस करते रहेगा। और लचीलापन,
किसी चीज़ को, जैसे एक होता है ना मूडी आदमी, मैं उसको करूँगा तो करना तो करना, ऐसा नहीं। लचीलापन होता है उसका मानसिक और परिवर्तनशील होता है। सोच में सटीकता की ओर झुकाव, उसकी सोच में सटीकता की ओर यानी सच्चाई किधर है उसकी ओर झुकाव रहेगा। जैसे दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, बैंकर होते हैं, ये सभी जो होते हैं इनके अंदर प्रतिभाशाली बच्चों के गुण पाए जाते हैं। बोधगम्यता होती है, आत्म क्षमता होती है, कोई भी फैसला लेना रहेगा और स्वयं ले सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। जबकि जो साधारण बच्चे होते हैं वह किसी की आवश्यकता पड़ेगी, किसी की मदद से करेंगे, जबकि ये आत्मनिर्भर होकर करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन जो PYQ में पूछा गया है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। अधिक महत्वाकांक्षा, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बुद्धिलब्धि 130 से अधिक, हाँ ये भी होता है। विस्तृत शब्दकोश, ये भी है। तो इसमें उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक तीव्र और आसानी से सीखते हैं। सही है। जो पढ़ने या सुनते बिना रटे कंठस्थ कर लेते हैं। कंठस्थ नहीं। वस्तु चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। कम समय में ही अभिप्रेरणा का अनुसरण करते हैं। नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला ऑप्शन है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ये तो है, लग रहा है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। नहीं। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। नहीं। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। नहीं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैविंग हस्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या है, तो प्रतिभाशाली बालकों को गिफ्टेड चिल्ड्रन भी कहते हैं, में लिखा है। इनकी डिफिनीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। इसमें नहीं बताना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। एग्जाम में नहीं शब्द का आजकल प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। उच्च आत्म क्षमता, ये तो होता है। निम्न औसती मानसिक क्रियाएं, निम्न तो नहीं होता, उच्च होता है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, ये भी सही है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, ये भी सही है। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं का भाई नहीं सही होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है, ये बताना है। संयोजन मतलब जुड़ा होता है, संग होता है। उच्च योग्यता का, उच्च सृजनात्मकता का, हाँ। उच्च वचनबद्धता का, बी ऑप्शन देखते हैं। उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च क्षमता, और सी ऑप्शन उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, और डी ऑप्शन उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनके पास स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, तो पहला भी गलत, बी भी गलत और सी भी गलत। इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है। यहाँ भी नहीं है प्रश्न पूछा है। विचारों में सृजनात्मकता, हाँ ये सही है, विचारों में सृजनात्मकता पाई जाती है। दूसरों के साथ लड़ना, नहीं। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये तो होता है। कौतूहल, हाँ ये भी है। तो इसमें नहीं पूछा तो नहीं का भाई नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रेणु जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। 4 पंक्तियाँ, नहीं 4 पंक्तियाँ तो नहीं। 4 स्तरीय, नहीं। त्रिवृत्ति, नहीं। त्रिमुखी यानी सभी दिशा में जानना, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालता होती है। यानी जो प्रतिभाशील बच्चे होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये बताना है। पहला ऑप्शन है मनोसामाजिक कार्य के, दूसरा ऑप्शन है आनुवांशिक रचना, सी ऑप्शन है वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो इसमें मनोसामाजिक तो है नहीं, तो बी और सी दोनों है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, नहीं पूछा है। तो दूसरों के साथ झगड़ना, नहीं ये तो नहीं है, तो नहीं का भाई नहीं, यही सही लग रहा है। जिज्ञासा तो होता है। अभिव्यक्ति में लचीला नवीनता होता है। सृजनात्मक विचार, तो इसमें ए ऑप्शन नहीं होता, इसलिए नहीं का भाई नहीं इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि तुमको प्रश्न में 130 प्लस को ही माना जाता है, और कहीं कहीं प्रश्न में जो है 140 से अधिक लब्धि को प्रतिभाशीलता माना जाता है। असमान बुद्धि 90 से 100 या 100 से 110। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों का अपने क्षमता का एहसास होता है जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, जब वे अन्य बच्चों से अलग होकर सीखते हैं, तो नहीं। जब वे निजी कक्षा लेते हैं, नहीं। जब उनका लगातार परीक्षण हो, नहीं। इसमें जब वे अन्य बच्चों के साथ सीखते हैं, तो इसी में जो है अपने को कंपेयर करते हैं और पता चलता कि हाँ प्रतिभाशाली हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है, नहीं बताना है। तो यहाँ पे दिया है जल्दी रटने की क्षमता रखता है, और नहीं वाला पूछा है, तो यही तो सही लग रहा है। जल्दी रटने की बात तो होती नहीं है। वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, ये तो है। जो अमूर्त रूप से सोचता है, ये भी है। वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं, हाँ ये भी है। तो इसमें पहला नहीं है, नेगेटिव ही पूछा, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन क्या है। पहला ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, नहीं ये तो कम आशा है। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, नहीं। सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गतिविधि को बढ़ाना, नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर पर ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर ग्रेड को प्रोन्नत करना। तो यहाँ पे संदर्भ प्रवर्धन क्या है, तो शैक्षणिक, इसमें बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, तो बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था से जितने भी क्वेश्चन सीटेट में बन सकते हैं, और उसके मेन पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे।
जहाँ से इसको देखने के बाद आप किशोरावस्था के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था की स्टेज क्या होती है? तो 15 से 16 वर्ष। मध्य किशोरावस्था कितनी होती है? तो 17 से 18 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था कितने वर्ष तक होता है? तो 18 से 20 वर्ष तक। एक बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था ही लगता है, तो बाल्यावस्था का अंत और किशोरावस्था का जो प्रारंभ होता है उसे हम वयः संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वयः संधि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। किशोरावस्था के अध्ययन किसने किया था? तो स्टैनले हॉल महोदय ने किया, और इन्होंने अपनी इसका अध्ययन करके कौन सी पुस्तक में किया है? तो एडोलेसेंस, पुस्तक का नाम ही है एडोलेसेंस, और जिसके लेखक हैं स्टैनले हॉल महोदय। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, किशोरावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। अब आगे देखते हैं। एडोलेस स्केयर शब्द से बना है, जो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किशोर किसे कहते हैं ये बताओ? तो शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। एक डिफिनीशन भी पूछा जाता है। स्टैनले हॉल, इनकी डिफिनीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर पूछे जाते हैं। स्टैनले हॉल जो थे, किशोरावस्था को बड़े ही तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है। तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि स्टैनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था को क्या कहा है? तो बड़े ही तूफान, तनाव और संघर्ष का काल कहा गया है। किशोरावस्था को गोल्डन एज भी कहते हैं। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं, सबसे जटिल एवं कठिन काल है। पूरे लाइफ का अगर सबसे जटिल और कठिन काल माना जाता है तो किशोरावस्था को माना जाता है। और मनुष्य में विकास सबसे तीव्र होती है। किशोरावस्था में विकास कैसी होती है? तो सबसे तीव्र होती है। 2 स्टेज में तीव्र होती है, एक शैशवावस्था में और दूसरा किशोरावस्था में। जबकि बाल्यावस्था में क्या होती है? कमी आ जाती है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था होती है। इसमें किशोर ज़्यादातर तनाव में ही रहते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, लाइफ को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, उद्योग धंधे कैसे क्या करना है, इन सभी को सोच करके स्वयं को साबित करने की प्रवृत्ति, इनके अंदर स्वयं को सही साबित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वयं को कैसे सही साबित किया जाए, इसके लिए उत्सुक होते हैं। किशोर वीर पूजा की भावना रखते हैं। किशोर किसकी भावना रखते हैं? वीर पूजा की भावना रखते हैं। वीर पूजा में विश्वास करते हैं। वीर पूजा क्या होती है? तो इसमें किसी को अपना आइडल मान लेते हैं। कोई सलमान खान को मान लेगा, कोई क्रिकेटर को मान लेगा, कोई किसी अभिनेत्री को मान लेगा। तो अपने जो है किसी एक व्यक्ति को मानने लगते हैं और उसी के अनुसार अपनी कार्य करते हैं। विपरीत लिंगों का आकर्षण, विपरीत लिंगों के प्रति क्या होता है? आकर्षण होता है। इसमें लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़की लड़का की तरफ इंट्रैक्ट होता है। तर्क क्षमता का विकास होता है। किशोरावस्था में तर्क करने की क्षमता आ जाती है। ये होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो क्यों नहीं होता है। अभिरुचियों में परिवर्तन, जो उनकी अभिरुचि होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है। परीक्षण की योग्यता, हर चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं। लाइफ को कैसे सेटल किया जाए उसके बारे में सोचते हैं।
संवेगात्मक क्रांति का समय, संवेग मतलब होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर। अगर गुस्सा करना किसके अंतर्गत आएगा? तो संवेगों का विकास के अंतर्गत आएगा। इसकी एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी, अपने हस्बैंड के कारण अपने बच्चों को मार दी, यानी उसके अंदर संवेग का विकास नहीं हुआ था। संवेग पर डिटेल से अध्ययन किसने किया है? तो मैकडूगल महोदय ने किए हैं। और संवेग को कितने बताए किसने हैं? तो 14 बताए हैं। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों में बुद्धि का जितना बढ़ना होता है बढ़ जाता है, लेकिन विकास हमेशा जीवन भर होता रहता है। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में मित्रों की राय महत्वपूर्ण होती है। किशोरावस्था में परिवार की बातें ना मान करके बल्कि यार दोस्त की बातें माने जाते हैं। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ और इन्हीं की देन है जो हम आप सभी को इस YouTube चैनल के माध्यम से थोड़ा सा ज्ञान बांटने का प्रयास किया हूँ। इनके लिए तो एक लाइक बनती है। और किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त मतलब जो वस्तु दिखाई नहीं देती है उसके बारे में भी सोचने लगते हैं। यह एक संक्रमण काल है। संक्रमण मतलब दुविधा होता है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, मतलब दुविधा में बच जाना संक्रमण होता है, संक्रमण काल होता है। इस अवस्था में बच्चा निर्भरता से स्वायत्तता की ओर कदम बढ़ाता है। यानी किशोरावस्था में बालक मम्मी पापा के ऊपर ना हो करके स्वयं के ऊपर होना चाहता है। और आगे पॉइंट देखते हैं। विरोधाभास का समय होता है, यानी परिवार से ज़्यादा तालमेल नहीं बैठता है। न जो किशोर होते हैं वह बड़े बुजुर्ग से नहीं उनका तालमेल बैठता है। ये अपने मित्रों की राय मानने लगते हैं, परिवार की राय को कम मानते हैं। इसलिए इसे विरोधाभास के समय भी कहा जाता है। आत्म प्रेम की भावना पाई जाने लगती है। किशोरावस्था में कौन सी भावना पाई जाने लगती है? तो आत्म प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। समाज सेवा व धार्मिक चेतना पाई जाती है। किशोर के अंदर लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बताया है। भगत सिंह को देख लोगे तो उन्होंने भी किशोरावस्था में ही फांसी पर लटक गए थे। तो समाज सेवा व धार्मिक चेतना पाई जाती है। पहचान संकट, अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जैसे जॉब पाना है या लाइफ में कहीं सेटल होना है, दुकानदौरी करना है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए क्या होते हैं? संकट में होते हैं। सपनों की दुनिया में रहते हैं। कल्पनाशील समय भी कहते हैं इसको। जो चीज़ें पाना चाहते नहीं पा पाते हैं तो सपने में ही सोच लेते हैं हाँ हम ये हो गए हैं और हम ये बन गए हैं। बसंत ऋतु की अवस्था भी इसे कहा जाता है। बसंत ऋतु की अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि सारी क्रियाएं इसी में ही होती हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहा जाता है। किशोर जो है समाज के फैसलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, सही और गलत के डिसीजन भी देते हैं, इसलिए सामाजिक समझौते की अवस्था भी कहते हैं। विचारों व संयोगों में परिपक्वता, इनके विचार व संयोग जो है उसमें परिपक्वता देखी जाती है। रुचियों में परिवर्तन, रुचि में परिवर्तन होता रहता है। समूह के महत्व, यानी समूह के लोगों को क्या करते हैं? महत्व देने लगते हैं। कर्ट लेविंग के अनुसार किशोरावस्था को भावनात्मक क्रांति का अवधि कहा गया है।
क्योंकि ये भावना में बह जाते हैं। किलपैट्रिक महोदय ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा है। एरिक्सन के अनुसार एरिक्सन ने किशोरावस्था को रोल कन्फ्यूजन कहा है कि किसका रोल, कौन सा रोल मैं निभाऊं, इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। हरलाक के अनुसार किशोर अपने लिए समस्या है। हरलाक यहाँ तक कह दिए कि किशोर क्या है, अपने लिए एक समस्या है। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जॉन्स महोदय ने कहा कि किशोरावस्था क्या है, शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था में आवश्यकता है अपनापन की, शक्ति की, आनंद और स्वतंत्रता की। किशोरावस्था में सपोर्ट की बहुत आवश्यक होती है। किशोरावस्था में ही परिवार जो है धक्का मारते हैं और घर से अलग भी कर देते हैं। किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें मित्र काम आते हैं और मित्र की सहायता से ये बेचारे बच जाते हैं। नहीं तो कितने जो सुसाइड जो करते हैं उनके पास ये सोच लो मित्र की कमी हो गई है और परिवार से बहुत दबाव मिल रहा है। अगर मित्र की कमी नहीं होती तो सुसाइड कभी कर ही नहीं सकते हैं। किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, 3 इडियट मूवी देखे ही थे। इसे संक्रमण की गति कहते हैं, प्रशिक्षण में रुकावट, अस्पष्ट स्थिति भी कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।